नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन डेली बेसिस पे बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, है ना। तो आज जो डेट है वो क्या है? 5 जून। ठीक है। और 5 जून एक बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट डे होता है। क्या होता है आज के दिन पे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और यही रीजन है कि आज 3 आर्टिकल्स जो हैं हमारे, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज पूरा का पूरा हिंदू एनवायरनमेंट रिलेटेड डेटा से ही बड़ा भरा हुआ था। ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता देता हूँ। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लगे तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे करके देख लेना। ठीक है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि द हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है। बट उसमें से जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं सिर्फ वही 5 to 6 आर्टिकल्स रोज आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है। और रोज की तरह मैं क्या करूंगा अभी? मैं आपको सबसे पहले इन आर्टिकल्स का ओवरव्यू दूंगा, फिर हम एक एक आर्टिकल को डीप में देखेंगे। ठीक है। ओवरव्यू देखना क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि आज की पूरी क्लास में होने क्या वाला है। और इससे आपको ये भी पता चलता है, आपका मतलब कि इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, कि पूरी वीडियो में ये डेटा है जो हमें मिलेंगे, ये इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिलेंगी, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है। अब देखो जरा, जो यहाँ पर पहला हमारे पास आर्टिकल है वो किससे रिलेटेड है? अभी क्या हुआ रिसेंटली, ये देखने को मिला राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट्स में जो सेंसस एन्यूमरेटर्स हैं। ये एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं? एन्यूमरेटर्स वो होते हैं, आपको पता है अभी रिसेंटली सेंसस हो रहा है, उस सेंसस का जो डेटा लेने के लिए लोकल लेवल पर लोग काम कर रहे हैं उन्हें एन्यूमरेटर्स बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये जो ऑफिशियल्स हैं जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं क्योंकि स्टेट चाह रही है कि क्या किया जाए, उन डेटा को मैनिपुलेट किया जाए, ऐसा राइटर इस पूरे के पूरे आर्टिकल में बोलता है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है कि किस तरीके से जो स्टेट है वो कोशिश कर रही है कि अपने डेटा को बेहतर दिखाया जा सके। ठीक है। साथ ही साथ सेकंड जो आर्टिकल है उसमें क्या है, अभी आपको पता है कि दिल्ली में एक मैसिव फायर एक होटल में लगी। उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं, अ, उनकी डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों को इंजरीज हुई। और इसमें से जो मेजर लोग थे, मैक्सिमम लोग थे, वो लोग थे जो एक्चुअल में इंडिया के अंदर जिसे हम कहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज को एंजॉय करने आए थे। ठीक है। और उन्हीं को यहाँ पर डेथ फेस करनी पड़ी। अब यहाँ पर हमें वीक एनफोर्समेंट देखने को मिल रही है, यहाँ पर हमें रूल्स के साथ पुअर कंप्लायंस देखने को मिल रही है। बट एक्चुअल गलती है किसकी, इसके ऊपर हम इस पूरे आर्टिकल में बात करेंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये जो आर्टिकल है इसे बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा सोसाइटी के बारे में। ठीक है। अब देखो, बाकी जो 3 आर्टिकल्स है ये थोड़े से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। लास्ट 2 तो काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। पहला जो ये थर्ड है, मतलब कि एनवायरनमेंट वाले में से जो पहला आर्टिकल हम देखेंगे, मतलब कि आज का थर्ड आर्टिकल जो देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये बताया गया है कि इस साल एल नीनो कंडीशंस डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और उसकी वजह से कैसे हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिल सकते हैं, मतलब रूरल इकोनॉमी कैसे सफर करेगी, और फिर रूरल इकोनॉमी की वजह से जो हमारी अर्बन इकोनॉमी है वो कैसे सफर करेगी, ये हम इस आर्टिकल में देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है, अभी क्या हुआ, ये हुआ कि आज एनवायरनमेंट डे, आपको पता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड आज सारा का सारा ज्ञान आपको दिया जाएगा, है ना। तो ऐसे ही ये बोला गया एक नेशनल एनवायरमेंटल सर्वे बनना चाहिए ताकि हमें पता चले और एक हमारे पास राइट डेटा हो कि कैसे हमें एक रोड मैप तैयार करना है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है कि हम अपनी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज जो है उन्हें ठीक तरीके से कर पाए। साथ ही साथ उससे ही मिलता जुलता ये आर्टिकल है, इसमें थोड़ा सा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में डेटा दिया गया है और उससे रिलेटेड बात करी गई है कि क्या अभी हमारा पर्टिकुलर क्या अभी हमारी पर्टिकुलर मतलब कि फाइनेंसिंग है, एंड कैसे हम इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है। ठीक है। तो अब एक एक करके सारे आर्टिकल्स देख लेते हैं। उससे पहले ये चीज याद रखना कि इन्हीं आर्टिकल्स के लास्ट में आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसी डेटा से रिलेटेड, इसी आज का जो हमारा सेशन होगा इससे रिलेटेड, तो आप उन्हें सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा राइट आंसर है।
ठीक है। ये जो सेशंस होंगे ये आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि डेली बेसिस पे जब आप डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड डेटास देखेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स समझेंगे, तो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर्स होती है, अगर उससे कोई आपका स्टैटिक का पोर्शन रिवाइज हो जाए तो मैं आपको वो भी करवा देता हूँ। जैसे आज एक एल नीनो वाला कॉन्सेप्ट है, वो हम देख लेंगे। ठीक है। और जितना कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, मैं फालतू का आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अभी हो क्या रहा है, आपको इतना पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये सेंसस किया क्यों जाता है। ठीक है, ये सेंसस जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि हमें डेटा मिले। ये डेटा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डेटा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डेटा के बेसिस पे पब्लिक पॉलिसीज बनती है। ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स बनती है। ठीक है, जो हमें जो हमें हमारी सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करती है, जो हमारी सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करती है। अब हो क्या रहा है, ये जो सेंसस एन्यूमरेटर्स हैं, ठीक है, ये सेंसस एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया फिर से बता देता हूँ। वो लोग जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर इस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उन्हें सेंसस एन्यूमरेटर्स बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है कि हो क्या रहा है, जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसी जो जगहें हैं, राइटर कहता है कि यहाँ पर जो मतलब कि ऑफिशियल्स हैं वो रीवेरिफिकेशन करवा रहे हैं। क्यों रीवेरिफिकेशन करवा रहे हैं, ये बोला गया कि इनिशियली ये देखा गया कि जो डेटा है वो ऑफिशियल्स के अनुसार नहीं आया। ठीक है, तो ये कोशिश करी जा रही है कि रीवेरिफिकेशन के थ्रू इस डेटा को मैनिपुलेट किया जाए, फैब्रिकेट किया जाए, ऐसा राइटर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, अब देखो जरा, तो यही यहाँ पर बोला गया कि रीवेरिफिकेशन और डेटा चेकिंग जो है वो एक नॉर्मल पार्ट होता है किसी भी सर्वे का। बट वो डबल चेकिंग जो है वो इसीलिए होनी चाहिए ताकि डेटा को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, सिर्फ इसीलिए नहीं होती कि आप उस डेटा को मैनिपुलेट करो और अपने हिसाब से उसे फैब्रिकेट करो। ठीक है, तो डेटा को और ज्यादा स्पष्ट बनाने के लिए और ज्यादा जिसे हम कहते हैं ग्रास रूट लेवल की रियलिटीज दिखाने के लिए रीवेरिफिकेशन होती है। बट यहाँ पर उल्टा देखा गया, एक एग्जाम्पल दिया गया राजस्थान का, जिसमें ये बोला गया कि वहाँ के जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, जब आपको पता है कि जब वहाँ पे सेंसस किया जा रहा है तो वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि कितने हाउस होल्ड्स हैं जिनके आपको अंदर टॉयलेट्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि डेफिकेशन, ओपन डेफिकेशन फ्री कितने ऐसे हाउस होल्ड्स हैं। जब इनिशियल डेटा आया तो पता चला यार ये तो बहुत घटिया तरीके से देखा गया कि स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला भाई फिर से जाओ चेकिंग करो। ठीक है, और ये बोला गया कि सिर्फ ये पूछो क्या उनके घर के आसपास कहीं पर टॉयलेट्स हैं, अगर हैं तो उसे ओपन डेफिकेशन फ्री के डेटा से हटाकर किस में डाल दो कि दे हैव एक्सेस टू अ टॉयलेट। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से डेटा को फैब्रिकेट किया जा रहा है, राइटर बता रहे हैं। ठीक है, और सेम तरीके के काम जो है वो उत्तर प्रदेश में करे जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पूरे के पूरा जो सेंसस है ना उसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन उठा देता है। ये पूरी की पूरी उसकी रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन उठा देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर डेटा मजबूत नहीं होगा, डेटा अगर रिलायबल नहीं होगा, डेटा अगर एफिशिएंट नहीं होगा, तो पब्लिक पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम्स और सोसाइटी का डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही बोला गया है कि एक्यूरेट सेंसस जो है उसका जो डेटा है इट इज क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट, बट मैं ये कहूंगा गवर्नमेंट के साथ सोसाइटी के लिए भी क्रूशियल है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम तो सिर्फ स्पेंड करना है, गवर्नमेंट का काम सिर्फ फंडिंग करना है, बट एक्चुअल में जो डेवलपमेंट हो रही है वो सोसाइटी में हो रही है। तो ये डेटा जितना गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है उतना सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी से पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाएगी, वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाएगी। और राइटर यही आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको इस डेटा की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अगर कोई भी वर्कर्स जो हैं वहां पर जो एन्यूमरेटर्स हैं वो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, कुछ प्रेशर फेस कर रहे हैं अपने ऑफिशियल्स के द्वारा, तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रेशर को कम किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए उन लोगों को, प्लस उनको जो भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है उसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ ये बोला जा रहा है अगर
उनके काम को और ज़्यादा बेहतर बनाना है तो उनके अलाउंसेस को भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि यही वो डेटा है जिससे अगले 10 साल की स्कीम्स बनने वाली है, ठीक है? साथ ही साथ ये बोला गया कि जो गवर्नमेंट की नीड्स हैं, ठीक है? गवर्नमेंट की जो नीड है वो ये है कि उन्हें क्लियर एंड क्लीन डेटा चाहिए, ठीक है? क्यों ये नीड है, चाहे वो असली में हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर गवर्नमेंट की ये नीड है, क्योंकि यही क्लीन डेटा और यही क्लियर डेटा जो है वो गलत स्कीम्स बनने से, ठीक है, गलत स्कीम्स बनने से रोकेगा, ठीक है? तो यही पूरा का पूरा आर्टिकल था जो इससे रिलेटेड बात कर रहा था, और हमें सिर्फ इतना ही पढ़ने की जरूरत है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यार ये जो मतलब की प्रॉब्लम है ना, ये मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखती है। क्यों? यार आपको पता है कि 1 से 1.5 साल पहले सेम ऐसे ही हमें केस देखने को मिला, कहाँ पे? ओल्ड राजेंद्र नगर में, दिल्ली में, है ना? वहां पर बस केस दूसरा था। वहां पे जो मतलब कि पुअर जो नालियां बनाई गई थी, ठीक है, उसकी वजह से और कुछ इग्नोरेंस की वजह से, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे उनके इग्नोरेंस की वजह से कुछ बच्चों को अपनी जान जिनकी चली गई उस वजह से, है ना? अब इसमें क्या प्रॉब्लम सिर्फ उन कोचिंग इंस्टीट्यूट की थी, क्या प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटीज की थी? वो क्वेश्चनेबल, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे ये हमने केस देखा अभी, दिल्ली का एक होटल है, ठीक है, बेड एंड ब्रेकफास्ट नाम से, ठीक है, मालवीय नगर में। उसमें जून 3 को आग लगी। वहीं पे मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल के आईसीयू में जून 4 को आग लगी, ठीक है। अब मैं आपको, चलो ठीक है, इस आर्टिकल को अभी देखते हैं, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज समझिए। जो हमारा ह्यूमन नेचर है वो क्या है कि किस तरीके से हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। हमें जिस चीज से फायदा होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आज आप देखो, आज से पहले हमारे लिए नेचर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जब तक हमें समझ में नहीं आया कि क्लाइमेट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हमें समझ में आया कि क्लाइमेट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो आज हम क्लाइमेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि कैसे इसे बेहतर किया जाए, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में हम जी ही नहीं पाएंगे, ठीक है। वैसे ही आप देखो, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी इन्वेस्टर्स है, वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है। अब इसी चीज को तो चेक करने के लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज बनाई गई कि इंसान जो है सिर्फ अपनी बेनिफिट के लिए ही हर चीज को एक्सप्लॉइट ना करने लगे। इसीलिए तो स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आया, म्यूनिसिपैलिटीज का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन नेचर को समझते हुए, ह्यूमन नेचर को देखते हुए इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया। आज जैसे ही कहीं पर आग लगती है या कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर या किसी बिजनेसमैन पे सारा का सारा बर्डन डाल दिया जाता है। जहां पर ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती बिल्कुल है, पर सारा का सारा बर्डन उन पे डाल दिया जाता है। बट एक्चुअल बर्डन किस पे उतना ही आना चाहिए जितना बिजनेसमैन या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आता है, या किसी भी एक इंसान पे आता है, मतलब जहां पर जिसके वर्क एरिया में ऐसा काम हुआ है, उतना ही श्रेय और उतना ही बर्डन जो है वो इन अथॉरिटीज पे आना चाहिए। क्योंकि इनका ही काम था ये चेक करना, इसी के लिए तो इन्हें बनाया गया है कि आपको ही ये चेक करना है कि क्या ठीक तरीके से जो रूल्स बनाए गए, जो जैसे हम कह रहे हैं जो लॉ बनाए गए, उसे एनफोर्स किया जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर ये अपना काम ठीक तरीके से करें, तो कभी भी कोई भी इंसान ये सोचे भी ना कि मैं अपना बेनिफिट बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कुछ गलत काम करूं। क्योंकि ये एजेंसी भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं करती है, इस वजह से ऐसी चीजें हमें आगे देखने को मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे यही बोला गया कि यार देखो, ऐसी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ना वो पहली बार हो रहे हैं, ना ये ऐसा है कि पहले कभी नहीं हुए, ना ये ऐसा है कि आगे कभी नहीं होंगे। बट इन चीज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। उसमें एनफोर्समेंट जो है वही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अगर ये अथॉरिटीज ढंग से प्ले करें तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम हो, ठीक है। अब क्या है, ये देखा गया कि जो लोग यहाँ पे रुके हुए थे ना दिल्ली में, जिनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ, उनमें से बहुत सारे जो विक्टिम्स है वो एक्चुअल में मेडिकल टूरिस्ट थे, जो इंडिया में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मेडिकल मतलब कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एंजॉय करने आए थे। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में
जो मेडिकल है थोड़ा सस्ता है, तो बाहर से जो टूरिस्ट हैं, मेडिकल टूरिस्ट उन्हें ही बोला जाता है, जो बाहर से लोग आते हैं इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो उन वही लोग थे जो ज्यादा इसके विक्टिम्स बने, क्योंकि वो अनवेल थे। ठीक है, इस वजह से वो जल्दी एस्केप नहीं कर पाए। ठीक है, अब क्या है कि ये बताया गया, जब ये देखा गया, ये पूरा इंसिडेंट हो गया, तो उसके बाद ये देखा गया कि ये जो बीएनबी था, ये जो होटल था, ये एक्चुअल में इसके पास फायर सेफ्टी क्लियरेंस नहीं थी। सेफ्टी रूल्स को ये वायलेट कर रहा था। ठीक है, एंड जितने अलाउड रूम्स थे, उससे 3 गुना ज्यादा रूम्स यहाँ पे बने हुए थे। बट क्या ये अभी बने, क्या ये एक दिन में बने, क्या ये एक हफ्ते में बने? नहीं, इसे बने हुए तो कई साल हो गए। वेयर वर दीज अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज? कहाँ थी तब स्टेट? ये चेक क्यों नहीं किया गया, इसको एनफोर्स ढंग से क्यों नहीं किया गया, तब फाइन क्यों नहीं लगाए गए? ठीक है, ये क्वेश्चन। आर्टिकल यही आर्ग्यू कर रहा है कि जो बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट है, वो अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसे चीजों को पास कर देते हैं जहां पर कोई भी इमीडिएट डेंजर हमें नहीं देखने को मिलता। चाहे लॉन्ग रन में डेंजर हो, बट इमीडिएट डेंजर नहीं है तो वो ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं। लोकल अथॉरिटीज ब्लेम करती है ओनर्स को। ठीक है, कि उन्होंने सीक्रेट मॉडिफिकेशन करे। बट यार, ये कोई घर के अंदर बैठकर काम करने वाली चीज तो नहीं है, ये तो पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी है। तो ये सीक्रेट मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है? समझ रहे हो इस बात को? तो बस सीक्रेट मॉडिफिकेशन का नाम इसे दे दिया जाता है। बट रियल इशू क्या है? रियल इशू बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग है। वो ये छोटा सा नहीं है, वो ये इमीडिएट कॉज की वजह से नहीं हुआ है। ये एक्चुअल में इसलिए हुआ है क्योंकि जो ऑफिशियल्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वो अपने काम को ढंग से नहीं कर रही हैं। वो जो भी रूल्स हैं उन्हें ढंग से एनफोर्स नहीं कर रही हैं। ये एक्चुअल कॉज है। ठीक है, पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो चलता रहेगा। ठीक है, वो तो कभी प्रॉब्लम को ना ही सॉल्व करेंगे। उनका काम ये है कि बिजनेसमैन बोलेंगे इन्होंने किया है, ये बोलेंगे इन्होंने किया, ये चलता रहेगा। बट एक्चुअल जो लाइबिलिटी है वो किसकी है? एक्चुअल लाइबिलिटी है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स की। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ह्यूमन नेचर नहीं बदल सकता भाई। जब एनफोर्समेंट, जब इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होगी, तो हमेशा ह्यूमंस यही चाहेंगे कि किस तरीके से इस चीज को एक्सप्लॉइट किया जाए। अगर एनफोर्समेंट ढंग से होगी, तो एक्सप्लॉइट करने से पहले जो ह्यूमंस है वो ये सोचेंगे कि भाई साहब, इसके हमें जो है बहुत ज्यादा बुरे इम्प्लीकेशंस हमारे ऊपर हो सकते हैं, तो ऐसा काम मत करो। ठीक है, आज लोग, मैं नोएडा में रहता हूँ, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले जो है, लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते थे। बट आज जब गवर्नमेंट ने, जब स्टेट ने कैमरास लगा दिए, जब पुलिस अच्छे से वर्क कर रही है, तो लोग बढ़िया सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्क डालता है अगर एनफोर्समेंट जो है वो ठीक तरीके से करी जाए। ठीक है, बस इस पूरे के पूरे आर्टिकल में यही बातें थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एल नीनो से रिलेटेड है और इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले ना हम स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, ये एल नीनो क्या होता है। ठीक है, देखो, जब नॉर्मल कंडीशंस होती है, आपको पता है कि जो एयर मूव करती है ना, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है, इस तरीके से मूव करती है। तो इसकी वजह से जो वाटर है उसकी सर्कुलेशन भी इस तरीके से होती है, इस तरीके से वाटर मूव करता है। ठीक है, बट जब नॉर्मल कंडीशंस नहीं होती है, जब एल नीनो की कंडीशंस होती है, तो उस केस में क्या होता है? या तो ये जो जो एयर सर्कुलेशन है, जो ये ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, या तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है, या तो फिर ये रिवर्स हो जाता है एकदम, कि क्या, जैसे यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट देखने को मिला, ये वेस्ट टू ईस्ट हो जाता है। ठीक है, तो या तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, या तो एकदम रिवर्स हो जाएगा एल नीनो कंडीशन में। अब इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? जो वाटर है, जो वार्म वाटर है, वो कहाँ चला जाता है? वो साउथ अमेरिकन कोस्ट पे आपको जाता हुआ दिखेगा। इसकी वजह से जैसे ही इधर वार्म वाटर आता है, वैसे ही आपको ये देखने को मिलेगा कि वार्म वाटर आ गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो इस वजह से इस एरिया में ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। इस एरिया में ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, एंड जो ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया है, ये एरिया है, एंड हमारा इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एडिकेट रेनफॉल नहीं होती है, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो ठीक तरीके से नहीं आता है। ठीक है, वहीं पे ला नीना में ऑपोजिट कंडीशन होती है। जो वार्म वाटर है इधर आ जाता है, और वार्म वाटर इधर आने की वजह से क्या है कि जो बारिश है वो एडिकेट होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी, इस रीजन में भी, जो हमारा
साउथ ईस्ट एशिया है वहां पे भी, और साथ ही साथ इंडिया में भी। तो एल नीनो कंडीशन में क्या होगा कि इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में ठीक तरीके से बारिश नहीं होगी। ओके, मॉनसून अच्छा नहीं होगा। अब इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या हो रहा है। अभी एक USNOAA की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया कि 2026 में एल नीनो की कंडीशंस बन रही है। वहीं पे जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने भी इसी बात की पुष्टि करी कि इस बार जो हमारा मानसून होगा वो बिलो नॉर्मल होगा। इन्होंने बोला 92% के करीब होगा, 92% जो है वो बिलो नॉर्मल होता है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जो है हमारे लिए सिर्फ रेनफॉल से रिलेटेड नहीं है। इसी कम रेनफॉल की वजह से, बिलो एवरेज मॉनसून रेनफॉल की वजह से, बिलो एवरेज साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से हमें इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट क्राइसिस को झेलना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक वेदर डिस्टर्बेंस नहीं है कि ला नीनो हुआ, बारिश अच्छी हुई, मजा आ गया, आप नहा लिए बारिश में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये हमारा क्या है, ये हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस को भी डेवलप करता है, डेवलपमेंटल क्राइसिस को भी क्या है बूस्ट, मतलब कि बूस्ट करो, क्राइसिस को भी डेवलप करता है। अब क्या है इस चीज को समझना, मैं आपको बताता हूँ। अगर पुअर रेनफॉल होती है तो क्या होगा, एग्रीकल्चर नीचे जाएगा, एग्रीकल्चर भी पुअर होगा। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई मेजर इकोनॉमी कौन सी है हमारे देश की, रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी भी नीचे जाएगी। रूरल इकोनॉमी जैसे ही नीचे जाएगी तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ जाएगी। जैसे ही इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, अर्बन इकोनॉमी में, अर्बन इकोनॉमी भी नीचे जाएगी, क्योंकि अब चीजें महंगी हो गई हैं, लोगों को लिविंग कॉस्ट ज्यादा बढ़नी पड़ेगी, है ना। तो अब इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से रूरल इकोनॉमी, फूड इन्फ्लेशन, अर्बन इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमें ये समझ में आएगा कि हमें इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा, वही यहाँ पे बोला गया। अब आपको समझा देता हूँ। बोला गया कि ये जो क्लाइमेट शॉक हमें देखने को मिलेगा उसकी वजह से तीन मेजर चैनल जो है उसमें हमें नुकसान देखने को मिलेगा, उस तरीके से इंडिया को नुकसान झेलना पड़ेगा। वो तीन चैनल कौन से, सबसे पहले हीट इकोनॉमी। हीट इकोनॉमी का मतलब क्या है, इस बात को समझो। अगर रेनफॉल कम होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है जो समर्स हैं वो एक्सटेंड होंगे, वो और आगे तक जाएंगे। ठीक है, जब समर्स एक्सटेंड होंगे तो मतलब कि हीट इंक्रीज होगी। जब हीट इंक्रीज होगी मतलब कि प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, जो आउटडोर लेबरर्स हैं उनकी कम हो जाएगी। आउटडोर लेबरर्स का, आउटडोर वर्कर्स का मतलब क्या है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है सॉरी, जो डिलीवरी राइडर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जब ज्यादा हीट होगी तो वो अपने, उनके वर्किंग आवर्स जो है वो कम हो जाएंगे, और जब उनके वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से उनकी जो डेली वेज सिक्योरिटी है वो भी डिक्रीज करेगी, उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, उनके पास पैसे कम आएंगे, उनके पास काम कम होगा। तो ये हमें हीट इकोनॉमी देखने को मिलेगी जो डिस्टर्ब होगी। एग्रीकल्चर, वो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मॉनसून वीक होगा, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे देश में जो 70% एग्रीकल्चर किया जाता है वो क्रॉप्स, जो क्रॉप्स को वाटर चाहिए वो रिजर्वॉयर से आता है या डायरेक्ट रेनफॉल से आता है। अब अगर रेनफॉल रेनफॉल बढ़िया नहीं होगी तो ये रिजर्वॉयर जो है ये फिर से रिप्लेनिश भी नहीं होंगे। रिप्लेनिश का मतलब है कि फिर से ये भरेंगे भी नहीं, क्योंकि रेनफॉल से ही तो ये भरते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से जो फार्मिंग है इट विल बिकम हाईली रिस्की। इरिगेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब रिजर्वॉयर्स के थ्रू पानी नहीं आएगा, जब इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू पानी नहीं आएगा तो इसकी वजह से इरिगेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। और इसकी वजह से अब जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, क्योंकि जब ग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर से रिप्लेनिश नहीं हो रहे तो वाटर लेवल कम हुआ, तो अब उस कम वाटर लेवल से पानी निकालने की जो कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल समझे तो जो मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इम्पैक्ट होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी और जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी स्मॉल फार्मर्स में, मतलब कि रूरल इकोनॉमी जो है वो नीचे जाएगी, है ना। एक एक करके मैंने आपको पहले सबको समझा दिया। अब इसकी वजह से प्राइस शॉक जो है वो झेलना पड़ेगा। जब आपको देखोगे आप कि जब क्लाइमेट स्ट्रेस होगा उसकी वजह से एग्रीकल्चर इम्पैक्ट पड़ रहा है, रूरल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब जब आपको फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा तो इसका जो एक डेटा है ना वो समझने की कोशिश करना कि अभी तो मॉनसून आया नहीं, बैड मॉनसून आया नहीं,
और अभी हमें देखने को मिला है अप्रैल 2026 की जो सीपीआई की रिपोर्ट आई थी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया था जो ये फूड इन्फ्लेशन है वो 4.2% से राइज कर चुका है। मतलब आगे आने वाले महीनों में ये हो सकता है, अगर एल नीनो कंडीशन बनती है, कि फूड के प्राइसेस एकदम स्पाइक कर जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब खाना पल्सेस सब महंगा हो जाएगा, इसकी वजह से लिविंग कॉस्ट बढ़ जाएगी जैसे मैंने आपको बताया, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। तो जब जो ये अर्बन इकोनॉमी है वो भी कम ग्रो करेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये पूरे पूरे इस आर्टिकल में बताया गया। पर यहाँ तक ही नहीं छोड़ा गया, यहाँ पर ये भी बताया गया कि इंडियन सिटीज जो है वो हीट ट्रैप बन चुकी है। हीट ट्रैप क्यों बन चुकी है, हमने कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत ज्यादा कर दिया है। हमारे आपको देखोगे बिल्डिंग्स इतनी बन गई हैं, ठीक है, रोड्स इस तरीके से बन गई है कि कंक्रीट ही कंक्रीट आपको देखने को मिलेगा, हम कंक्रीट के महलों में रह रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, जब ये कॉन्क्रीटाइजेशन ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हमें देखने को मिलेगा, जो हमारा हीट ट्रैप करने का नेचर है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे इकोसिस्टम का। ऊपर से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे है नहीं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हीट ट्रैप ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि ये यहाँ पर हमें जब हीट ज्यादा देखने को मिलती है तो हमें बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हम अगले दो आर्टिकल्स में पढ़ेंगे वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है इनइक्वालिटी की। आपको पता है जो पुअर है उन्हें इस जो क्लाइमेट चेंज का ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है रादर देन जो भी एक डिसेंट अमाउंट कमा रहे हैं जो भी रिच हाउस होल्ड है। ठीक है, क्योंकि अगर गर्मी ज्यादा होती है तो वेल्दी हाउस होल्ड क्या करेंगे, वो तो भाई अपना एसी लगाएंगे, बढ़िया मजे करेंगे, बट एक्चुअल में सफर कौन करेगा, पुअर इंसान सफर करेगा। ठीक है, तो क्लाइमेट रिस्क अब हमारे लिए एक इकोनॉमिक रिस्क भी बन चुका है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट आर्टिकल है कि जैसे जैसे ये क्लाइमेट रिस्क बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या कोई प्रॉपर डेटा है, जैसे हमने सेंसस में बात करी कि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम अनकंफर्टेबल सच्चाई जो है, अनकंफर्टेबल ट्रुथ जो है वो झेल नहीं पाते। अगर कहीं पर सरकारों को ये दिख गया ना कि ये डेटा हमारे मुताबिक नहीं है, तो वो उस बात को झेल नहीं पाते। ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे देश में, और इसी वजह से हम कोई भी ऐसी अभी तक ऐसा डेटा नहीं बना पाए हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, या ऐसी कोई हमने फैसिलिटी नहीं बनाई है जो प्रॉपर हमें, जैसे हमारा सेंसस होता है वैसे ही हमें क्लाइमेट डेटा प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि हमें पता है कि वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ हम सुन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं एना सिंह, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि ह्यूमंस ने अनइंटेंशनली क्लाइमेट और हमारे प्लैनेट को इस तरीके से मेस बना दिया है, इस तरीके से खराब कर दिया है कि अब हम अपने ही एनवायरमेंटल डैमेजेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये क्यों बोला, आप खुद सोचो, इतनी सारी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बोला जाता है डेवलप्ड नेशन को इतनी क्लाइमेट फाइनेंसिंग करनी है, वो अपनी क्लाइमेट फाइनेंसिंग के टारगेट्स को या कमिटमेंट्स को पूरा कर पाए, नहीं कर पाए। जब वो अपनी क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे हैं तो डेवलपिंग नेशंस उस क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे समझेंगे, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस के पास तो वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है जिसकी वजह से वो इस चीज के बारे में सोच भी सकते हैं। पर वहीं पर अगर आप आएंगे डेवलपिंग नेशंस पर या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पर, उनके पास तो ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी नहीं है कि वो इतना सोच भी पाए। आप हमारे देश का अगर बजट देखेंगे एनुअल बजट के हिसाब से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को बजट दिया जाता है वो 0.07% है। अरे यार इधर क्यों लिख रहा हूँ, हाँ, वो कितना है, वो कितना है, वो 0.07% है। ठीक है, 0.07% हमारा जो है वो, मतलब कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को दिया जा रहा है, ये कितना सब बजट है सोचो। और हम सोच रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को एक मतलब जो क्लाइमेट चेंज की रियलिटी है उसे काउंटर कर पाएंगे। डेटा अगले ही आर्टिकल में आपको ये देखने को मिलेगा, एक डेटा ये दे रखा है कि अगर हमें अपने क्लाइमेट फाइनेंसिंग को एक रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो हमें 2030 तक 2.5% तक अपने एनवायरमेंट क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बजट को बढ़ाना पड़ेगा 2030 तक। ठीक है, ये 2.5% किसका है, हमारी जीडीपी का, सॉरी हमारे एनुअल बजट का। ओके, अब देखो क्या हुआ, एक रीसेंट सर्वे निकाला येल स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट ने, उसमें
ऑलमोस्ट 11 के इंडियंस को का वो डेटा था, मतलब कि अगर राइट डेटा की तरफ जाओगे तो 10,751 आई गेस। ठीक है, इतने इंडियंस का डेटा लिया गया। ठीक है, उसमें ये बताया गया कि 71% जो इंडियंस हैं इन डेटा के अनुसार, उन्होंने हीट वेव को एक्सपीरियंस किया है। 60% जो है उन्होंने पेस्ट एंड डिजीज, जो एग्रीकल्चर में जिस वजह से एग्रीकल्चर कॉस्ट बढ़ जाती है या एग्रीकल्चर सफर करता है, उसको फेस किया है। 59% जो है उन्होंने पावर आउटेजेस को सफर किया है, उससे डील किया है। और 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और ड्रॉट्स को सफर किया। आप एयर पॉल्यूशन का अगर डेटा देखेंगे ना, तो 2022 का एक डेटा है कि 2022 में एयर पॉल्यूशन की वजह से एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 3 साल से कम हो गई थी। सोचो, ये एक ही साल का डेटा है। और एक और डेटा दिया गया कि जो गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट डेटा जो है वो ये रिवील करते हैं कि हमारी जितनी रिवर्स है ना, वो जो रिवर्स हैं उसमें से आधी से ज्यादा रिवर्स जो है, आधी से ज्यादा जो रिवर्स हैं वो टॉक्सिक हैवी मेटल्स की जो एक सेफ लिमिट है उसको क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे बोला गया है साथ ही साथ जो हमारी लैंड है, कंट्री की लैंड है, वो डेजर्टिफाई हो चुकी है 30% से ज्यादा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। अब बोला गया है कि इतना मैसिव क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, ये जो हमने डेटा देखा है उसके बाद भी हमारे जो ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग है वो नेग्लेक्टेड जोन में रहती है, प्लस इट इज डीपली अंडरफंडेड। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया 0.07% ही हमारे एनुअल बजट का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को जाता है। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हम उतने ज्यादा सीरियस नहीं हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। हमारे यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम चलता है, बहुत फुल ट्री प्लांटिंग करी जाती है, बट वहीं पर जो एक्चुअल स्केल में डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसको ठीक करने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं करा जाता। ठीक है, फंड्स जो है उनको कैसे यूज करना है उसके बारे में बात नहीं करी जाती। और हम कितने अनप्रिपेयर्ड हैं क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, इसके ऊपर बात नहीं करी जाती। ठीक है, इंडिया को ये बोला गया, सॉल्यूशन क्या दिया गया है राइटर के द्वारा, बोला गया कि हमारे देश में, मैंने बोला ना डेटा कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप राइट स्टेप्स ले पाओगे। तो उसके लिए एक एनुअल एनवायरनमेंट सर्वे ऑफ इंडिया होना चाहिए। हर साल एक एनवायरनमेंट सर्वे होना चाहिए ताकि हमारे पास राइट डेटा हो, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, तभी तो हम ठीक तरीके से उस एरिया में काम कर पाएंगे, ठीक तरीके से पॉलिसीज बना पाएंगे। अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम कैसे ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही बोला गया कि इंडिया को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म लाने की जरूरत है, उसके पास एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जिसमें सारी जितनी भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो साथ में आके काम कर सकें। साथ ही साथ एक एनुअल एनवायरनमेंट सर्वे ऑफ इंडिया होना चाहिए एनवीसाई के नाम से। ठीक है, एक एक्सपर्ट लेड बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें एनवायरनमेंट का जिनको सच में ज्ञान है, ऐसे ना हो कि जो 10वीं 12वीं पास हो उनको वहां पे बिठा दिया जाए, ऐसा ना हो। क्या हो कि कोई ऐसे लोग जो कि सही में एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट की फील्ड से के एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस एक्सपर्ट लेड बॉडी का पार्ट बनाया जाए। ठीक है, उनके पास एक लीगल बैकिंग हो, उनसे उनके पास एक लॉ हो जिसके बेसिस पे वो काम कर पाए। उनके पास वो इंडिपेंडेंस हो कि वो ऐसी रिपोर्ट्स तैयार करवा पाए जो अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स को बताएं। क्यों, ऐसा ना हो जैसे सेंसस के साथ हो रहा है कि अनकंफर्टेबल ट्रुथ को हम झेल ही नहीं पा रहे। हम तो बस ये सोच रहे कि कैसे हम अपने हिसाब से डेटा को बना दे। ऐसा ना हो, मतलब कि इतनी इंडिपेंडेंस उस एक्सपर्ट लेड बॉडी के पास होनी चाहिए। 4 मेजर बेनिफिट्स बताए कि अगर ऐसा कोई डेटा बनता है, ऐसा कोई सर्वे होता है एनुअली, तो उससे हमें 4 मेजर बेनिफिट्स होंगे, ऐसा राइटर कहता है। सबसे पहले हम डिजास्टर को प्रिवेंट कर पाएंगे। अगर मुझे पता होगा कि ऐसा डिजास्टर इस एरिया में हर साल होता है, या मुझे पता है कि ये वो एरिया है जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन सालों साल बढ़ता जा रहा है, तब तो जाकर मैं वहां पर क्या कर पाऊंगा, उस पर्टिकुलर जगह पर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। लाइक डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाऊंगा, फ्लडिंग की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाऊंगा। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर मेरे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे कोऑर्डिनेट करूंगा, कैसे अपने मतलब कि डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं वो उस पर काम कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे।
फिर ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, आपको पता है कि अगर हम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट की तरफ, तो हमें ज्यादा पार्ट मिल पाएगा ग्लोबल फाइनेंसिंग। ठीक है, जो ग्लोबल एनवायरमेंट फाइनेंसिंग है, उसका ज्यादा हमें पार्ट मिल पाएगा। तो वही बोला गया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने क्लाइमेट टारगेट्स को भी पूरी तरीके से टाइमली पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन बढ़ेगी, और जो हमारी क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट फंडिंग है उसे भी हम अनलॉक करेंगे, मतलब कि उसका ज्यादा पार्ट हमें मिलना शुरू होगा। साथ ही साथ यहाँ पे बात करी गई है फेयर डेवलपमेंट की। अभी हमने ऊपर वाले आर्टिकल में देखा कि कैसे पुअर जो है वो ज्यादा एक्सपोज्ड है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो अगर हम फेयर डेवलपमेंट करेंगे इस डेटा के थ्रू, जब हमें जो डेटा मिलेगा उसकी वजह से हम प्रॉपर पॉलिसीज बनाएंगे जिसकी वजह से फेयर डेवलपमेंट होगा, तो उस केस में बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ऐसा नहीं होगा कि पुअर को ज्यादा झेलना पड़े, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इकोनॉमिकली एक्सपोज्ड हों। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इस वजह से फेयर डेवलपमेंट होगी। साथ ही साथ इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन हम ठीक तरीके से कर पाएंगे। जो एक डेलिकेट रिलेशनशिप है डिफरेंट स्पीशीज के बीच में और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में, उसे हम बचा पाएंगे, सेफ गार्ड उसका हम कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आर्टिकल जो है आज का हमारा, बस पानी पी लेता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया, आपने दो आर्टिकल्स देखे। आपने दो आर्टिकल्स में क्या देखा, आपने दो आर्टिकल्स में ये देखा कि क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। बट आपने एक प्रॉपर डेटा नहीं देखा कि हमने हमारे मतलब कि हमारी फाइनेंसिंग में अभी क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। अब वो डेटा इधर मिलेगा आपको। ये बोला गया कि अब क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, उसको फाइट करना, वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देके जा रहा है, वो भी एक रियलिटी है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि अगर हमें 2030 के जो हमारे क्लाइमेट गोल्स है ना, अगर हमें उन्हें पूरा करना है तो हमें फंडिंग चाहिए 162.5 ट्रिलियन से लेके 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक की। ठीक है, ओ सॉरी, 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की, या फिर 162.5 ट्रिलियन रुपीज की। ठीक है, अब ये बोला गया, और अगर हमें जो हमारे नेट जीरो एमिशन के टारगेट है 2070 के, अगर हमें वो मीट करने हैं तो हमें उस टाइम तक 10.1 ट्रिलियन डॉलर्स की क्लाइमेट फाइनेंसिंग चाहिए होगी। अब ये जो 10.1 ट्रिलियन डॉलर है, ये आज की जो हमारी इकोनॉमी है ना उसका 3 टाइम्स है। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि भाई हमें बहुत ज्यादा क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जरूरत है, और हम जितना लेट करते जाएंगे उतने ही ज्यादा पैसे हमें आगे अ, आगे आने वाले टाइम में खर्चने पड़ेंगे। अगर आज हम एक प्रॉपर स्टेप लेते हैं तो आगे हमें उसकी कम इकोनॉमिक कॉस्ट को डील करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आज इस चीज को इग्नोर करेंगे तो आगे जाकर ज्यादा हमें इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट से डील करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। हाँ, ये नंबर्स बिल्कुल इंटिमिडेटिंग हो सकते हैं, डरावने हो सकते हैं, आपको डराने वाले हो सकते हैं, बट इंडिया के पास वो फाइनेंशियल टूल्स भी हैं जिससे वो इन गैप्स को ब्रिज कर सकता है, ऐसा राइटर कहता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हम वेल्दी नेशंस जो हैं, वेल्दी कंट्रीज जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा कि कॉन्टिन्यूसली जो उनकी एक्चुअल में कमिटमेंट थी, मतलब कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड, उसको वो पूरा नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये तो बात समझ में आ गई है कि सिर्फ उन पर रिलायबिलिटी अपनी डालना कि हाँ वहां से फंडिंग आएगी तो हम ये काम करेंगे, तो वो तो एकदम गलत है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने ही बॉर्डर्स के अंदर क्लाइमेट फाइनेंसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, जैसे हम अगर 0.07% अगर हमारे एनुअल बजट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जा रहा है, विच इज ऑलमोस्ट 54 बिलियन रुपीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं, सॉरी 54 बिलियन कह रहा हूँ, 55.9 बिलियन। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीरो से तो स्टार्ट नहीं कर रहे, मतलब हमारे पास कुछ तो तरीके हैं जिससे हम इन चीजों को फंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि हमारा जो एकदम बिगनिंग, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हम इन चीजों को ठीक कर पाए। सबसे पहले ये बोला गया है कि हमें चार मेजर जो सेक्टर्स हैं उनको डीकार्बनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चार सेक्टर्स कौन कौन से बताए गए, स्टील, सीमेंट, पावर एंड रोड ट्रांसपोर्ट। क्योंकि 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 यही वो सेक्टर है जहां से सबसे ज्यादा हमें
कार्बन एमिशन देखने को मिलता है। और अगर हमें इन चारों सेक्टर से क्या करना है, इन चारों सेक्टर्स को डीकार्बनाइज करना है, तो 2030 तक हमें एनुअली $54 बिलियन की क्लाइमेट फाइनेंसिंग चाहिए, ग्रीन फाइनेंसिंग चाहिए। ठीक है। और हमें ये प्राइवेट बिजनेसेस से तो मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? आपको पता है कि वो तभी काम करेंगे किसी चीज पर, या तो उनके ऊपर डंडा किया जाए, ठीक है, या तो प्रॉपर ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स बनाए जाए जिनसे उन्हें कंप्लाई करना ही पड़े, या तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाए, या तो गवर्नमेंट उन्हें इंसेंटिव्स दे। ठीक है। तो इसी तरीके से प्राइवेट जो कंपनीज है उनसे काम करवाया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि 2024 के एंड तक हमारी कंट्री ने 55.9 बिलियन जो है वो ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेट जो है उसे इशू किया। ठीक है, मतलब लोन्स प्रोवाइड करें। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है, हमारे लिए स्टार्टिंग तो नहीं है, हम मतलब कि एक जो हमारा पाथ है उस पे हम चल तो पड़े, पर हमें उस पर थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को मतलब कि ठीक कर पाएंगे। अब ये बोला गया कि ये जो हमें देखने को मिला है ना, कि ये जो लोन्स प्रोवाइड करे गए हैं, ये मेनली आरबीआई की पॉलिसीज की वजह से हमें देखने को मिले, क्योंकि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को फोर्स किया कि वो क्लाइमेट रिस्क लेंडिंग करे, क्योंकि उन्होंने इस ग्रीन लेंडिंग को किस में डाला, उन्होंने इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डाला। इस वजह से कमर्शियल बैंक्स को अब फंड करना ही पड़ रहा है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या देखा गया कि जो मतलब कि राइटर है उसने कुछ की सॉल्यूशंस भी दिए। उन्होंने क्या बोला कि 4 एसेंशियल स्टेप्स जो है वो हमें फॉलो करने हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड कैपिटल को गेन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक लीगल डेफिनेशन देनी पड़ेगी ग्रीन की। ठीक है, ग्रीन है क्या? ठीक है, कि कोई भी चीज अगर आप बोल रहे हो आपको ग्रीन फाइनेंसिंग करनी है या आपके प्रोजेक्ट्स ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं, तो सबसे पहले डिफाइन करो ग्रीन क्या है। नहीं तो कंपनीज क्या करेगी, आपको पता है एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन वॉशिंग का। वो कॉन्सेप्ट क्या है? उस ग्रीन वॉशिंग में ये किया जाता है कि जो भी कंपनीज है, बिजनेसेस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि हमने तो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया है जो इको फ्रेंडली है। चाहे वो एक्चुअल में इको फ्रेंडली हो या ना हो, डजेंट मैटर, क्योंकि ग्रीन जो है उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। क्या चीज ग्रीन इकोनॉमी का पार्ट बनेगी, क्या चीज ग्रीन फंडिंग का पार्ट बनेगी, क्या चीज एक्चुअल में ग्रीन है, उसके बारे में तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, लीगल डेफिनेशन नहीं है। तो इस वजह से वो इस लूप होल को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो बोलेंगे कि हमने क्या किया, हमने तो इको फ्रेंडली चीजों में इन्वेस्ट किया, और हमारी जो कंपनी है वो तो इको फ्रेंडली चीजों में इन्वेस्ट करती है। आप भी सोचेंगे अरे वाह वाह वाह, इसके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ठीक है, पर एक्चुअल में वो आपको ग्रीन वॉश कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि एक्चुअल में अगर वो इको फ्रेंडली इकोसिस्टम पे ना भी चल रहे हो, ठीक है, तब भी आपने सिर्फ, उन्होंने क्योंकि बोल दिया, आपने उनके प्रोडक्ट्स खरीद लिए, इसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। कि मतलब फॉल्स क्लेम करना कि आप इको फ्रेंडली कोई चीज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन फाइनेंसिंग है उसको मैंडेटरी बनाना पड़ेगा, जो ग्रीन लोन्स है उनको एनकरेज करना पड़ेगा, जो ब्राउन लोन्स है उन्हें डिस्करेज करना पड़ेगा। ग्रीन लोन्स और ब्राउन लोन्स में डिफरेंस क्या है? ब्राउन लोन्स जो है या ब्राउन फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग होती है जो उन एरियाज में करी जाती है जो कि इको फ्रेंडली नहीं होते हैं। इको फ्रेंडली ना होने का मतलब जैसे कोल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, उन एरियाज में अगर कोई लोन दिए जा रहे हैं तो वो ब्राउन लोन्स है या ब्राउन फाइनेंसिंग। वहीं पे ग्रीन लोन्स कौन से होंगे? जो कि ऐसी जगह पर लोन दिए जा रहे हैं जो एक्चुअल में इको फ्रेंडली नेचर रखती हैं। ठीक है। तो ये बोला गया है कि स्ट्रिक्ट बैंकिंग रूल्स बनाकर आरबीआई को ही ये मतलब कि ट्रांजिशन करना पड़ेगा कि लोग क्या करें, जो बैंक है वो क्या करें, वो ग्रीन लोन्स देना शुरू करें। ठीक है। साथ ही साथ स्टेट लेवल एक्शन। क्या बोला गया, देखो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर से पैसा ले सकती है, वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा नहीं ले सकती है। तो उनके जो फंडिंग की जिसे हम बोलते हैं कि ऑप्शंस है वो बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए बोला गया है कि स्टेट क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी बनानी चाहिए, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने ग्रीन बॉन्ड मार्केट्स के थ्रू पैसा कमा सके। और जब वो उसके थ्रू पैसा सकेंगे तभी तो वो ग्रीन फाइनेंसिंग कर पाएंगे, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड फाइनेंसिंग कर पाएंगे। तो ये कुछ जिसे हम कहते हैं कि सॉल्यूशंस थे जो राइटर ने दी। अब आपको क्या याद रखना है, इन्हीं सारे आर्टिकल के बेसिस पे मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करे हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारे क्लाइमेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, जैसे हमने जो अभी आर्टिकल देखा उससे रिलेटेड है। ओके, तो आपको ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आपको पता है, देखो आप इस चीज को याद रखना, अगर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं है मैंने कमेंट देखे नहीं है। मैं सोचता हूँ कि रात को 7 to 8 पीएम तक मैं आपको राइट आंसर्स दूं इन ऑप्शंस के। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ट्राई करने के लिए कमेंट करेंगे, कोई अभी देखेगा, कोई 12 बजे देखेगा, कोई 5 बजे देखेगा, कोई 6 बजे देखेगा, कोई 7 बजे देखेगा। इसी वजह से ऐसा ना हो कि मैं पहले ही आंसर बता दूं तो उनकी मेहनत खराब जाए, उनका मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि वो ट्राई ही ना कर पाए, ऐसा ना हो, इसलिए मैं 7 to 8 पीएम तक जो है वो राइट आंसर्स देता हूँ। ठीक है, सबको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे राइट आंसर्स। ओके, सबके रिप्लाई मैं करता हूँ। ऐसे ही जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, वो है एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट से रिलेटेड। जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल रही है, जो क्लाइमेट इंड्यूस पैटर्न चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बिल्कुल जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिलेगा। राइट आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है, ताकि आप लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। यार देखो मैंने आपको बताया है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस, 1 मंथ वाली कोई चीज नहीं है ये। इट इज अ प्रोसेस, 1 साल लगता है चीजों को समझने में, पढ़ने में, याद करने में। ऐसा नहीं है आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ लो तो आपको सारा ज्ञान आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो पाता है। आप डेली बेसिस पे जब एफर्ट्स करोगे तभी चीजें आपके लिए क्लियर होगी। ये मैंने खुद में भी, अपने अंदर भी ये मैंने डिफरेंस देखा है, इसलिए ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मंथली कंपाइलेशन बिल्कुल आप पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा, बट डेली बेसिस पे एनालिसिस देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। इससे क्या होगा, इससे जब आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ने जाएंगे तो आप वहाँ पे रिवीजन कर रहे होंगे, आप उसे पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट क्लास अब होगी मंडे को, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ये सेशंस होते हैं।